एक 14 वर्षीय बच्ची जिसका उपचार चल रहा है वो अभी अभी होश में आई है। जैसे ही होश में आती है उसके सामने उसके पिता खड़े हुए हैं। जैसे ही पिता को देखती है, पिता को देखते ही एक जोर की चीख उसके मुंह से निकलती है, थर थर कांपने लगती है और वापस बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाती है। डॉक्टर की टीम डर जाती है, एकदम से घबरा जाती है, उस बच्ची को संभालती है और तभी कुछ लोग उसके पिता को बाहर जाने के लिए कह देते हैं। मगर ऐसा क्या हुआ था उस बच्ची के साथ जो अपने पिता को देखकर भी इतना भयभीत हो गई, जिसके अंदर इतना डर है, इतना खौफ है कि वो थर थर कांपने लगी। लेकिन जब आप ये सारा वाक्य जानेंगे और तब आप ये सुनेंगे तो सुनकर आपके होश गुम हो जाएंगे। क्या इंसानियत इस हद तक मर चुकी है कि लोग अपनी हैवानियत में इंसानियत को बिल्कुल भूल चुके हैं। दरअसल जिस जगह उस बच्ची का उपचार चल रहा है उस जगह हर एक कर्मचारी महिला कर्मचारी है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, क्योंकि उस बच्ची के आसपास किसी भी पुरुष का आना मना है। क्योंकि वो जो बच्ची है वो पुरुष नाम से ही डरने लगी है, पुरुष के नाम को सुनकर ही वो थर थर कांपने लगती है, पुरुष जाति से उसे भयानक नफरत हो गई है। आखिर क्या हुआ था उस बच्ची के साथ जो वो इतना भयभीत है? पुरुष जाति ने उसके साथ आखिर ऐसा क्या किया जो वो इतना सहम गई है कि पूरी डॉक्टर टीम भी ये सोचने पर मजबूर है और उसको संभालने के लिए पूरी तत्परता से उसका इलाज करने में लगी हुई है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जब सच्ची घटना आप सुनेंगे तो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, आपके पैरों तले धरती खिसक जाएगी कि एक मासूम बच्ची के साथ, जो एक नाबालिग है, उसके साथ इतनी हैवानियत भी की जा सकती है कि उसे पूरे पुरुष समाज से ही नफरत हो जाए। उस पुरुष समाज में उसके पिता भी शामिल हैं, उसके भाई भी शामिल हैं, कुल मिलाकर उसे पुरुष जाति से ही नफरत हो गई थी। कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत में कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। तो चलते हैं अब कहानी की ओर। जो ये कहानी है ये वाकई में एक झकझोर देने वाली कहानी है। तो कहानी शुरू होती है एक 14 वर्षीय बच्ची से। 14 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची है जिसके माता पिता नर्सरी में कार्य किया करते थे, पेड़ पौधों की देखभाल किया करते थे। बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से ये लड़की होती है, माता पिता के साथ रह रही होती है। तभी इस 14 वर्षीय बच्ची की दोस्ती एक 20 वर्षीय किसी लड़के से हो जाती है। इसकी दोस्ती जब उससे होती है तो वो लड़का उससे रात में मिलने के लिए बुलाता है। ये जो बच्ची होती है बिना माता पिता को बताए सीधा पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। अब ये पुणे रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचती है तो रात काफ़ी हो चुकी होती है, लगभग 9 बजे का समय रहा होगा। 9 बजे के समय जब ये बच्ची वहां पर पहुंचती है तो पहुंचकर क्या देखती है कि उसका दोस्त उससे मिलने आया ही नहीं है। वो बच्ची बहुत देर से वहां इंतज़ार कर रही होती है और इंतज़ार करते करते आखिर में ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। अब वो बच्ची बहुत तेज़ तेज़ रो रही है, वो डरी हुई है, सहमी हुई है और अंधेरा अब बहुत ज़्यादा गहराने लगा है। तभी एक ऑटो चालक आता है। ऑटो चालक जैसे ही उसके पास आता है आकर के कहता है कि गुड़िया क्या हुआ, आखिर तुम रो क्यों रही हो? तो जो लड़की है उससे एक सहारा मिलता है। वो सोचती है कि मैं इसे बता सकती हूँ और वो उसे बता देती है। कहती है कि मैं ऐसे अपने एक दोस्त से मिलने आई थी, लेकिन वो अब तक मुझसे मिलने नहीं आया और रात गहराने लगी है, अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऑटो चालक वहाँ से चला जाता है, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद वो वापस लौट कर आता है और लौट कर आने के बाद कहता है कि गुड़िया तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने तो आया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से उसे तुम्हारे सामने आने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, चलो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ। अब लड़की को थोड़ी सी
सुरक्षा महसूस होती है, थोड़ी सी सहानुभूति भी महसूस होती है और उसे लगता है कि जिससे मैं मिलने आई हूँ कम से कम वो आया तो सही। अब जो ऑटो चालक है उसके हाथ में एक पानी की बोतल होती है। लड़की बहुत देर से रो रही है, रो रो कर उसका गला सूख गया है, तो वो उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ा देता है और पानी की बोतल बढ़ा करके कहता है कि गुड़िया, तुम्हारा गला सूख गया होगा, लो तुम पहले पानी पी लो और फिर मेरे साथ चलो। लड़की का गला वाकई में बहुत ज़्यादा सूख गया था, बहुत देर से वो यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। वो गटागट करके पानी पी लेती है, पानी पीकर वो उसके साथ चलना शुरू कर देती है। अब जैसे ही वो चल रही है, चलते चलते वो बाहर पहुँचती ही है टैक्सी के पास, तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता है और वो ऑटो में ही गिर जाती है। अब जो ऑटो चालक है वो उससे लेकर के सीधा जंगल के रास्ते की तरफ चला जाता है और जंगलों की तरफ ले जा करके उस बच्चे के साथ कुकर्म करता है। अब बच्चे के साथ दरिंदगी की जाती है, 2 से 4 बार उसके साथ वो दरिंदगी करता है और वापस उसे ऑटो में बिठाता है और वहीं शहर के एक छोटा सा एक लॉन्च होता है, एक छोटा सा होटल होता है, उसमें ले जाता है। तभी वो अपने कुछ दोस्तों को फोन करता है, फोन करके उसी जगह पर बुलाता है। अब ये सीधा जब वहां पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद पहले से ही वहां पर कुछ लोग मौजूद होते हैं। लड़की अभी भी बेहोश है, बेहोश लड़की को ले जाया जाता है और ले जा करके उसी होटल में रखा जाता है। अब धीरे धीरे उस बच्ची के बदन से एक एक कपड़ा उतारा जाता है। अब बच्ची को धीरे धीरे होश आने लगा था। अब वो जैसे ही अपने आप को किसी अजनबी जगह पर देखती है वो घबरा जाती है, उसके बदन से कपड़े हटाए जा रहे हैं इस बात से भी वो घबरा जाती है। तभी उसे फिर से एक नशीला इंजेक्शन दे दिया जाता है और वो वापस से अपना होश भूल जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद वापस से जितने भी उस कमरे में लोग थे, तकरीबन 10 से 11 लोग रहे होंगे, वो सब बारी बारी से उसके साथ कुत्ते करते हैं। बारी बारी से ये सिलसिला चलता रहता है, लगभग पूरी रात बीत जाती है। इसी बीच लड़की को कई बार होश आता है, वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, अपने लिए पानी मांगती है, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आती। वो लोग सिर्फ अपनी हैवानियत मिटा रहे थे। हैवानियत की हद इस तरह थी कि वो उस मासूम बच्ची के तरफ जरा भी तरस नहीं खा रहे थे। अब ऐसे ही करते करते पूरी रात बीत जाती है। रात के बाद अगली सुबह भी आ जाती है। अगली सुबह भी वही लोग वापस से उसके साथ वही कुकृत्य करना शुरू कर देते हैं। इस बीच उस बच्ची को फिर होश आता है, वो अपने लिए पानी मांगती है, खाना मांगती है, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आती। ऐसे ही करते करते लगभग 48 घंटे का समय बीत जाता है और लड़की अब बेसुध होने लगती है, थर थर कांपने लगती है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और वो ऐसा लग रहा है कि अब वो बेहोश होकर के गिरी तो शायद दोबारा होश में ना आए। तभी उन्हीं लड़कों में से एक लड़का घबरा जाता है, उसे लगता है कि शायद अगर ये मर गई तो ये सब हमारे गले पड़ जाएगा और ये सारा मामला बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा। वो उसे ऑटो में बिठाता है और ऑटो में बिठा करके दादर रेलवे स्टेशन पर पटक कर आ जाता है। अब दादर स्टेशन पर वो उसे पटक तो आया, लड़की कुछ देर बाद जैसे ही होश में आती है, अपने आसपास उन लोगों को ना पाकर थोड़ी सी राहत की सांस लेती है। सोचती है कि शायद एक भयावह सपने से वो बाहर तो निकल चुकी, कम से कम यहाँ तो उसे नोचने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। किसी से रास्ता पूछेगी और वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता, अभी तो इससे भी भयावह उस लड़की के लिए और होना बाकी था। अब लड़की वहां पर बैठी हुई है, किसी की मदद का इंतजार कर रही है और वहीं पर बैठे बैठे अब वो जहां पर बैठी हुई है उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो देखने में ही ऐसा लग रहा है कि कोई पीड़िता है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। लेकिन वहाँ पर 2 सफाई कर्मी जैसे ही आते हैं, सफाई कर्मी उस लड़की को देखते हैं और देख करके उसकी मदद नहीं करते, बल्कि उसे ले जा करके वो दोनों भी बारी बारी से उसके साथ कुकृत्य
करते हैं। अब लड़की और ज़्यादा सहम जाती है और ज़्यादा डर जाती है, और जब उनकी हवस पूरी हो जाती है और उन्हें लगता है कि अब सवेरा होने वाला है और कोई ना कोई हमें पकड़ लेगा, हमें देख लेगा, इतना सोच करके वो दोनों उसे एक ट्रेन में, एक रेलगाड़ी में बिठा देते हैं और बिठा करके वहाँ से चले जाते हैं। बच्ची इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है कि उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसे जहाँ पटका जाता है वो वहीं पर पड़ी रहती है। अब जो ट्रेन है वो चलना शुरू कर देती है। दरअसल ये जो ट्रेन थी ये चंडीगढ़ की तरफ रुख करती है, ये चंडीगढ़ की ही ट्रेन थी। अब ये ट्रेन अपनी रफ्तार पर चल रही है, जो मुसाफिर हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। बच्ची एक कोने में डरी सहमी बैठी हुई है, लोगों की नजरें उस पर पड़ती हैं लेकिन कोई भी उसकी तरफ देखता तक नहीं है, उससे पूछता तक नहीं है। आप सोच के देखिए कि बहुत सारी जो पैसेंजर्स थी उनमें महिलाएं भी थी, बहुत सारे पुरुष भी थे, लेकिन कोई भी उस बच्चे की मदद नहीं करता। एक 14 वर्षीय मासूम बच्ची इतनी बुरी हालत में एक कोने में बैठी हुई है, उसे देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि उसके साथ कोई ना कोई घटना जरूर घटित हुई है। लेकिन किसी को किसी से लेना देना नहीं है, सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे स्टॉप बीच में आते हैं, यात्री चढ़ते हैं, यात्री उतरते हैं, लेकिन किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं है। अब कुछ समय बाद ही एक सीआरपीएफ का जवान होता है, वो उसमें चढ़ते हैं। वो जैसे ही चढ़ते हैं उनकी नजर सीधा उस बच्ची पर जाती है। अब जैसे ही उस बच्ची पर जाती है वो समझ जाते हैं कि इस बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब वो उस बच्ची के पास जाते हैं और जाकर के पूछते हैं कि गुड़िया क्या हुआ है, तुम इतनी बुरी हालत में यहाँ एक कोने में क्यों बैठी हुई हो, तुम्हारे माता पिता आखिर कहाँ हैं। जैसे ही वो ये बोलता है वो लड़की और ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि अब भी जो सामने उसके साथ खड़ा था वो बेशक वर्दी में था लेकिन था तो एक पुरुष ही, और पुरुष जाति से वो लड़की बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जितना भयावह पुरुषों का रूप उसने इस 48 घंटे के सफ़र में देखा था, इससे भयावह रूप तो उसने आज तक सोचा भी नहीं था। वो इतने भयानक रूप से देख करके कि पुरुष का एक ऐसा चेहरा भी होता है, उस चेहरे को देखकर ही डर चुकी थी। आज बेशक उस ऑफिसर ने वर्दी पहनी हुई है लेकिन वो उससे भी थर थर कांपने लगती है। अब जो वो ऑफिसर हैं वो थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं और दूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी नज़र उस बच्ची पर है। वो उसको देखकर समझ चुके हैं कि कुछ ना कुछ घटना तो इस बच्चे के साथ जरूर घटित हुई है। अब वो साइड में खड़े हुए हैं और साइड में खड़े खड़े ही महिला आयोग को फ़ोन लगा देते हैं और बताते हैं कि एक ऐसे एक बच्ची है जो रेल के अंदर बैठी हुई है। कुछ समय बाद एक स्टॉप आएगा, वहाँ पर आप मुझे आकर मिलें और उस बच्ची की सहायता जरूर करें। और जो वो ऑफिसर हैं वो एक साइड में खड़े हुए बच्ची के ऊपर नजर रखते हैं। तभी ट्रेन जाकर के चंडीगढ़ स्टेशन पर रुक जाती है, क्योंकि उसका जो लास्ट स्टॉपेज था वो वही था। चंडीगढ़ जैसे ही ट्रेन रुकती है, अब ट्रेन रुक गई है तो वो बच्ची भी उसमें से धीरे से निकलती है और एक कोने में जा करके बैठ जाती है। वो अब भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है, भूख से उसकी हालत खराब है, गला उसका बहुत बुरी तरह से सूख रहा है। जो वो ऑफिसर हैं जो उसके साथ इतने समय से, वो पीछे ही थोड़ी दूरी बनाकर उस बच्चे से खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि महिलाएं आएंगी, महिला आयोग टीम को जो बुलाया गया है वहाँ से कोई ऑफिसर आएंगी और इसकी मदद करेंगी। थोड़ी ही देर में महिला कल्याण विभाग की जो एक ऑफिसर होती हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं। ऑफिसर दूर से ही उन्हें इशारा करते हैं और बताते हैं कि ये वो बच्ची है। अब वो महिला उसके पास जाती है, बच्ची के पास बैठती है, थोड़ी देर उसे दुलारती है, पुचकारती है, सहानुभूति देती है कि बिटिया बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। बच्ची बहुत देर तक चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। बच्ची को वो दुलारती है, उसे समझाती है, प्यार देती है, अपना थोड़ा सा सत्कार देती है और उसे पानी पिलाती है, थोड़ा सा
खाना भी जैसे तैसे करके खिलाती है और थोड़ी ही देर में उस बच्ची का विश्वास जीत लेती है। अब वो बच्ची शुरू से लेके अंत तक बताना शुरू करती है कि ऐसे ऐसे वो अपने दोस्त से मिलने आई थी, उसका दोस्त नहीं मिला, वहाँ से एक ऑटो चालक उसे लेकर के गया, उसके साथ वहाँ दरिंदगी हुई, फिर उसे एक होटल में इतनी देर तक इस हालत में रखा गया, फिर दादर स्टेशन पर भी उसके साथ ये हुआ और वो लोग उसे ट्रेन में फेंक करके चले गए। जब वो महिला उसकी कहानी सुनती है तो सुन करके उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। वो आंसू उसके इतनी तेजी से निकल रहे हैं और उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि वो पता नहीं क्या कर जाए। एक मासूम बच्ची, 14 वर्षीय बच्ची के साथ इतनी बड़ी दुखद घटना घट चुकी थी। जो आरपीएस के ऑफिसर हैं वो भी साइड में खड़े खड़े रो रहे हैं, उनकी भी आंखों से आंसू नहीं थम रहे। तुरंत चंडीगढ़ पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, बच्ची को वहां पर ले जाया जाता है और बच्ची के एड्रेस पर जब वहां पर फोन किया जाता है तो वहीं उसके जो माता पिता थे वो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। पास के ही थाने में वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अपनी बच्ची की गुमशुदगी की और जब वहाँ से पुलिस संपर्क करती है चंडीगढ़ पुलिस तो पता चल जाता है और चंडीगढ़ पुलिस कहती है कि हम तुरंत इस बच्ची को लेकर के यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उस बच्ची को जल्दी से हवाई जहाज के द्वारा तुरंत से मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया जाता है और ले जा करके अब उस बच्ची का उपचार शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्ची का शारीरिक और मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। अब वो जो बच्ची है वो पुरुष से बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, इसलिए उसके लिए एक टीम गठित की जाती है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही डॉक्टर हैं, महिला ही जो सफाई कर्मचारी हैं वो हैं, नर्स भी महिलाएं हैं और जो वहाँ पर पुलिस कर्मी खड़ी हुई हैं वो भी महिला ही होती है। किसी भी पुरुष को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वो इतना भयभीत है, इतना डरी हुई है। उसने जो अभी भयावह रूप पुरुषों का देखा है उसके बाद वो पुरुष का नाम भी सुनना नहीं चाहती। इस वजह से उसके इलाज के लिए पूरी महिला टीम को ही गठित किया गया है। अब उसके माता पिता को बता दिया जाता है, तभी उसके माता पिता वहाँ पर पहुँचते हैं और जब वो अपने पिता को देखती है तो भी उसकी हालत बिगड़ जाती है। जैसे तैसे ऑफिसर्स पिता को समझाते हैं और बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी को कुछ समय ज़रूर लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगी। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है और जब वो ये जो विषय है एक सोशल मीडिया के जरिए दूर दूर तक जब फैलने लगता है, ये खबर अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जब दूर दूर तक फैलती है तो एक तूल बन जाती है। तुरंत पुलिस के ऊपर एक दबाव बनाया जाता है। पुलिस अपनी पूरी खोज खबर से वहाँ के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उसे खंगालती है। 200-250 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार वो बच्ची एक ऑटो में बैठी हुई दिखाई दे जाती है। ऑटो के नंबर देखे जाते हैं, ऑटो का नंबर देखकर तुरंत ऑटो चालक को पकड़ लिया जाता है। ऑटो चालक को पकड़ने के बाद वो अपने साथ साथ 10 से 11 लोगों के नाम और बताता है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्ची की निशानदेही पर दादर के जो सफाई कर्मचारी थे उन्हें भी उठा लिया जाता है। अब उन सबको तो हिरासत में ले लिया गया है। अब उनके साथ जो भी होगा वो तो कानून देखेगा और ये सारा भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन एक मासूम बच्ची जो अभी तक भी अपनी माँ के गले लगती है और चीख करके बेहोश हो जाती है, तो सोचकर अब भी रूह कांपती है कि आखिर उस बच्ची की गलती क्या थी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, आपको परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, जागरूक करना है कि हमारे घर में छोटी बेटियां हैं तो उन्हें समझाएं। और यहाँ तक कि बच्चियों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो झूठा दिखावा होता है, भयावह दिखावा होता है, ऐसे लोगों के झांसे में ना फंसें। आज के वक्त में लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। उस दोस्त ने भी उसे झांसा देकर नहीं बुलाया होता तो शायद उसके साथ ये घटना घटित नहीं होती। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।